हेलो बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी का वीडियो नंबर 38 जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इसमें हमारा जो हमने पढ़ा था कि विशिष्ट जनन विधियाँ, उसमें हम सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन जो है उसमें कैसे होता है कि पादप का कोई भी भाग ले लेते हैं, जैसे कोशिका है, ऊतक है, अंग है, या उसके संपूर्ण तंत्र को अलग कर लेते हैं। अलग करके उसे उचित माध्यम संवर्धन माध्यम के अंदर जो है, संवर्धन माध्यम कैसा होना चाहिए, एक तो निर्जमीकृत होना चाहिए और नियंत्रित होना अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, उसे संवर्धित करते हैं। वापस से सुन ले, पौधे का कोई भी भाग, जैसे दीप द्रव्य हो सकता है, कोशिका हो सकती है, ऊतक हो सकता है, अंग हो सकता है ना, उसके कोई भी महत्वपूर्ण भाग को पृथक कर लेते हैं। पृथक करके उसे उचित संवर्धन माध्यम में, जो कि जो है संवर्धन माध्यम होता है वो निर्जमीकृत होना चाहिए, यानी जीवाणु रहित होना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए सभी अवस्थाओं में, उसमें संवर्धित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो संवर्धित होती हैं, संवर्धन माध्यम में ऊतक बना लेती हैं। और ये कहाँ पर किया जा रहा है, पादप शरीर से बाहर पात्र में संवर्धन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे पात्रीय संवर्धन भी कहते हैं। और पात्रीय संवर्धन में कोशिकाएं संवर्धित होकर कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कैलस कह देते हैं। अब कैलस जो होता है उससे क्या होती है, जड़ें प्रवर्धित होने लगती है। कैलस की कोशिकाओं में विभेदन होने लगता है, कुछ भाग जो है जड़ों का निर्माण करेगा, कुछ फरों का निर्माण करेगा। इस तरीके से विभेदन जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है और विभेदन के बाद जो है फरों से जड़ें निकलने लगती है और उसके नवोद्भिद पादप जो होता है उसका विकास हो जाता है। तो पात्रीय संवर्धन कहाँ किया गया है, पात्र के अंदर शरीर, पादप शरीर के बाहर संवर्धन माध्यम में, जो कि निर्जमीकृत और नियंत्रित माध्यम होता है, वहाँ पर ये प्रक्रिया की जाती है। अब इस पौधे को हम जो है प्राकृतिक रूप आवास में जब प्राकृतिक आवास में इसे लगाएं, उससे पहले इसे क्या करना पड़ता है, दृढ़ीकृत करना पड़ता है और इसे वातानुकूलित करना पड़ता है ताकि ये सामान्य परिस्थितियों में लग सके। ऐसा करके हम इसे प्राकृतिक आवास के अंदर क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इस विधि को हम क्या कह देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, क्या कह देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि के फायदे हैं, कुछ महत्व हैं, उन महत्वों के बारे में देखते हैं। ये विधि क्या महत्व है, एक तो आप इसे पात्र में करा रहे हैं, पादप शरीर से बाहर, तो कम स्थान पर बहुत सारे पादप जो हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जो है ऐसे पौधों को जो है इन वांछित लक्षणों का समावेश हो सकता है, इनसे रोग मुक्त पादप, अधिक उत्पादन वाले पादप उन्हें विकसित कर सकते हैं और अधिक मात्रा में, यानी आर्थिक रूप से लाभकारी पौधों का भी इसके द्वारा उत्पादन कराकर बृहद स्तर पर उत्पादन करा सकते हैं हम। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि जो है वो बहुत उपयोगी है। किस किस पर की जाती चुकी है, जैसे आर्थिक रूप से आर्किड है, ग्लोडियोसा है, गुलदाउदी है, इनके अंदर लाभकारी है। ये सजावटी पौधे हैं, उनका आर्थिक रूप से बहुत अधिक महत्व है। अब जो अगली विधि शुरू करने जा रहे हैं वो है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब है कि एक ही पादप के अंदर, एक ही जो भ्रूण कोश है उसमें एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाए, तो उसे हम बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण, क्योंकि भ्रूण कहाँ पाए जाते हैं, बीज में, तो यदि बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, बहुभ्रूणता। सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक करके वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो संतरे का बीज है उसके अंदर बहुभ्रूणता को देखा था। देखिए, बहुभ्रूणता जो होती है वो पादप और जंतु दोनों में देखी जा सकती है। आपने देखा होगा जंतुओं में भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बहुभ्रूणता का ही उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार पादपों में भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक, और जो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं, यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें तो बहुभ्रूणता जो होती है वो सामान्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, आवर्त बीजी के अंदर भी कुछ जो वंश होते हैं उनके अंदर बहुभ्रूणता देखने को मिलती है, जैसे नींबू के अंदर, जैसे जामुन के अंदर, जैसे तंबाकू के अंदर। ठीक है, और प्याज, क्रोटोलेरिया, इनके अंदर बहुभ्रूणता जो है वो देखने को मिलती है। अनावर्त बीजी में तो बहुत अधिक बहुतायत से पाई जाती है, लेकिन आवर्त बीजी के भी कुछ जो वर्ग है उनके अंदर, कुछ वंश जो है पादप वंश, उनके अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, जो वेंडा करके अधिपादप होता है
उस अधिपादप में भी बीज अंकुरण के समय बहुत सारे परिपक्व भ्रूण जो हैं वो पाए जाते हैं। अब बहुभ्रूणता का कारण क्या है? जो प्राग भ्रूण होता है यानी युग्मनज से जो भ्रूण विकसित होता है, उस प्राग भ्रूण जो होता है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं जिन्हें हम विदलन कहते हैं, क्योंकि बहुकोशिक भ्रूण विकसित होगा एक कोशिकीय उससे, तो अब उसके अंदर बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं। ये होने वाले समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं। विदलन जो होता है और समसूत्री विभाजन में थोड़ा सा अंतर होता है, बस उसमें विश्राम अवस्था नहीं होती, तेजी से विभाजन होते हैं, कोशिकाओं का निरंतर घटता जाता है। तो जो विदलन होते हैं, विदलन में मान लीजिए कि वो जो प्राग भ्रूण है वो 2 भागों में बट गया और प्रत्येक भाग यदि प्रत्येक भाग जो होता है वो एक नए भ्रूण का विकास कर ले तो वो बहुभ्रूणता कहलाएगी। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? भ्रूण कोश में आपको पता है कि अंड कोशिका ही जो है वो नर युग्मक से संयुग्मित होती है और भ्रूण का निर्माण करती है। पर मान लीजिए कई बार नर युग्मक जो है वो नर युग्मकों का जो संयोजन होता है वो अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की दूसरी कोशिकाओं से भी हो जाए, ठीक है, दूसरी कोशिकाओं से भी यदि भ्रूण का विकास हो जाए तो एक ही भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाएंगे, तो इस कारण भी बहुभ्रूणता हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो बीजांड होते हैं उन बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका होती है। वो अंड कोशिका जो होती है, यदि वो अंड कोशिका प्रत्येक भ्रूण कोश में एक एक भ्रूण बनेगा तो बीजांड में एक से ज्यादा भ्रूण कोश है, सभी से एक एक भ्रूण बनेगा तो एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण एक ही बीजांड के अंदर हो जाएगा। और चौथा जो कारण है वो है बीजांड की जो बीजाणुद्भिद कोशिकाएं होती हैं, बीजाणुद्भिद कोशिकाएं जैसे कि अध्यावरण की कोशिका है उसकी, ठीक है, बीजांड काय की कोशिका है, यदि अध्यावरण और बीजांड काय की कोशिकाएं जो है वो भी सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण कर ले तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता। तो ये 4 प्रकार से बहुभ्रूणता हम देख सकते हैं। अब देखते हैं 1 बाय 1 एक बार। सबसे पहले विदलन बहुभ्रूणता। मैंने आपको बता दिया कि युग्मनज में विदलन होता है, विदलन से विभिन्न एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन मान लीजिए कि विदलन में जब प्रारंभिक विभाजन होते हैं तभी एक से अधिक भागों में जो है वो युग्मनज विभक्त हो जाए और प्रत्येक भाग जो होता है वो भ्रूण का निर्माण कर ले तो उसे हम क्या कह देते हैं? विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, यूलोपिया नामक जो आर्किड होता है उसमें 3 प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता जो है वो देखने को मिल सकती है। पहला जो कारण होता है वो तो युग्मनज में जो है अनियमित रूप से विभाजन होते हैं और अनियमित रूप से विभाजन होने के कारण कोशिकाओं के पिंडों का निर्माण हो जाता है और जो निभाग की ओर स्थित जो कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण कर लेती हैं? भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। दूसरा क्या होता है कि जो प्राग भ्रूण होता है उस प्राग भ्रूण से अतिवृद्धियां विकसित हो जाती हैं और वो जो प्रत्येक अतिवृद्धि होती है वो नए भ्रूण का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? जो प्राग भ्रूण होता है वो शाखित हो जाता है और उसकी जो प्रत्येक शाखा है वो किसका निर्माण कर लेती है? भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो आर्किड यूलोपिया नामक जो आर्किड है उसमें 3 प्रकार की बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। वापस से सुन ले, 3 प्रकार की कौन सी? कि युग्मनज जो होता है उससे ही भ्रूण बनता है तो उसमें अनियमित रूप से विभाजन होते हैं और विभाजन होने पर क्या हो जाता है? एक पिंड का निर्माण होता है जो कि कहाँ स्थित होता है? निभाग की ओर, और वो किसका निर्माण कर लेता है? भ्रूण का निर्माण कर लेता है। दूसरा प्राग भ्रूण जो होता है उससे बहुत सारी अतिवृद्धियां निकल जाती हैं और वो अतिवृद्धियां जो होती हैं उनसे भ्रूण का विकास हो जाए। तीसरा प्राग भ्रूण जो होता है वो शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा जो होती है वो भी भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से यूलोपिया नामक आर्किड के अंदर विदलन नामक बहुभ्रूणता जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण के अंदर प्रतिमुखी और सहायक कोशिकाएं होती हैं। यदि ये इस कोशिकाओं के द्वारा भी भ्रूण का विकास हो जाए तो या तो निषेचित या अनिषेचित जो है सहायक कोशिकाएं जो होती हैं उनसे यदि भ्रूण का विकास हो जाए तो कैसा भ्रूण बनेगा? द्विगुणित भ्रूण। अगर अंड कोशिका से होगा तो के विभाजन से होगा तो द्विगुणित भ्रूण, और अगर अन्य कोशिकाएं जो होती हैं सारी भ्रूण कोशिकाएं अगुणित होती हैं और उनसे भ्रूण का विकास होगा तो वो अगुणित भी हो सकता है। तो द्विगुणित का एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा और अगुणित का एग्जाम्पल है आर्जीमोन मैक्सिकाना के अंदर। ठीक है, तीसरा बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाए। बीजांड में कभी कभी क्या होता है? एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका होती है
अतः प्रत्येक भ्रूण कोश में एक भ्रूण का विकास हो जाता है और इस प्रकार बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता इसे निर्माण हो जाता है। और चौथा जो प्रकार होता है उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, जिसके अंदर बीजांड के बाहर की जो प्रतिमुखी और बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं और इस प्रकार जो निर्मित भ्रूण होगा वो द्विगुणित भ्रूण होगा, लेकिन जो भ्रूण का विकास जिन कोशिकाओं से होना चाहिए था वो नहीं होता, इसलिए हम इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बहुभ्रूणता के बारे में भी पढ़ा। अब बहुभ्रूणता की सार्थकता क्या है कि बहुभ्रूणता में जो बीजांड काय से जो भ्रूण विकसित होते हैं, बीजांड काय से या बीजांड से जो भ्रूण विकसित होते हैं वो बिल्कुल मात्र पादप के क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं। नंबर 2 जो होते हैं कि इस प्रकार बहुभ्रूणता से जो विकसित भ्रूण होते हैं वो ओज यानी गुणों से भरपूर होते हैं। तीसरा, इनके द्वारा हम रोगमुक्त पादप जो होते हैं, रोगमुक्त भ्रूण जो होते हैं वो भी विकसित कर सकते हैं, जैसे नींबू के अंदर। और इनके द्वारा जो है हम अगुणित भ्रूण जो हैं, जिनका कोशिका विज्ञान में बहुत महत्व है, उनका भी निर्माण हो सकता है। अगुणित भ्रूणों को यदि हम किसी कॉल्चिसिन से उपचारित कर दें और उनकी वंशावली विकसित कर लें, ठीक है, इस प्रकार इस प्रक्रिया में भी जो बहुभ्रूणता है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार हमने बहुभ्रूणता की क्या सार्थकता है उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया और हमारी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो के अंदर बेटा हम यूनिट नंबर 2 जो कि पादप कार्यकी है उसके बारे में प्रारंभ करेंगे। ठीक है।